गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स यानी क्रोमोसोम्स का जो टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने, उनकी टाइप्स अपन ने स्टार्ट कर लिए थे प्रीवियस क्लास में, जिसमें अपन ने जाना था कि ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पॉलीटिन क्रोमोसोम्स, जिनकी अपन ने डिटेल में विथ डायग्राम अच्छे से बात कर ली थी। इसके अलावा जो लैम्प पॉलीटिन क्रोमोसोम्स के अलावा एक और टाइप था लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स की अपन ने नॉर्मल डिटेल बात कर ली थी, जैसे कि यह जो क्रोमोसोम्स होते हैं यह मछलियों में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स की डिम्ब जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उनकी न्यूक्लियस में जो डिम्ब सेल्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं, उनकी जो सेल्स में जो न्यूक्लियस है, उनमें ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यह प्रखनली या लैम्प के गोले को साफ करने वाले ब्रश के समान होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया? लैम्प ब्रश गुणसूत्र रख दिया। ठीक है। इनकी खोज फ्लेमिंग 1882 में, लेकिन विस्तृत जानकारी जो प्रस्तुत की थी वो रुकर्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 में की थी, और इन्होंने रुकर्ट ने ही शार्क मछली में इनका अध्ययन किया और लैम्प ब्रश क्रोमोसोम नाम भी प्रदान किया था। ठीक है। इसके अलावा यूरोडेला जो गण है उसमें जो सेलामेंडर एनिमल आता है उसमें भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि यह जो प्राइमरी oocyte होते हैं उनमें जो मियोसिस फर्स्ट होता है यानी अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट में जो डिप्लोटिन अवस्था होती है उसमें भी ये क्रोमोसोम अपन देख सकते हैं। यह जो क्रोमोसोम्स थे लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स, यह सामान्य क्रोमोसोम से ही विकसित होते हैं, यानी कोई स्पेशल कहीं से नहीं आते हैं। जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं उनसे ही विकसित होने वाले ये क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आज अपन लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स की आगे स्ट्रक्चर की डीपली बात करेंगे कि इसकी संरचना कैसी होती है। क्या ये लैंप को साफ करने वाले ब्रश के समान ही दिखाई देते हैं या इन्हें यूं ही नाम दे दिया गया है? तो अपन डायग्राम बना के इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है अपना लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। इसमें बात करेंगे अपन आज स्ट्रक्चर की। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अपन इस रचना को देखेंगे तो अपन को इसमें निम्न भाग स्पष्ट दिखाई देंगे। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे है मुख्य अक्ष, जिसे अपन एक्सिस बोल सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान से समझना ये क्या है, अपन इसको समझ लेते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे ताकि और अपने क्लियरली समझ में आ जाए। तो इन क्रोमोसोम्स यानी कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स की मुख्य अक्ष होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एक युग्म, कौन से क्रोमोसोम? होमोलोगस, होमोलोगस यानी कि समजात। नाम सुना है पहले? तो ये जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स है इनकी मुख्य एक्सिस या मुख्य अक्ष होमोलोगस या समजात गुणसूत्रों के एक युग्म द्वारा बनी होती है। एक युग्म द्वारा बनी होती है। ठीक है। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है यह अपन को पहले से पता है, अपन ने गुणसूत्र की स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा था पहले। ये होमोलोगस क्रोमोसोम 2 अर्ध गुणसूत्र अर्थात क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं। किससे?
दो अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स, ये बोलते हैं, से मिलकर बनी होती है, जो आपस में काइजमेटा, किससे जुड़े हुए होते हैं? काइजमेटा द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। ये जो क्रोमेटिड्स है या जो अर्ध गुणसूत्र है, यह आपस में एक संरचना जिसे बोलते हैं काइजमेटा द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये दोनों अर्ध गुणसूत्र हैं, ये आपस में एक संरचना जिसे बोलते हैं काइजमेटा द्वारा परस्पर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अर्थात 4 क्रोमेटिड्स आपस में मिलकर एक युगली की मुख्य अक्ष बनाते हैं। अर्थात 4 क्रोमेटिड्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक युगली की अक्ष बना रहे हैं, जो डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। यहां तक समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स की मुख्य अक्ष समजात गुणसूत्रों या होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एक युग्म द्वारा मिलकर बनी हुई होती है। यह होमोलोगस क्रोमोसोम्स 2 अर्ध गुणसूत्र अर्थात क्रोमेटिड से मिलकर बनी हुई होती है, जो आपस में काइजमेटा नामक संरचना द्वारा परस्पर जुड़े हुए होते हैं। अर्थात 4 क्रोमेटिड्स आपस में मिलकर एक युगली की अक्ष बनाते हैं, जो डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो भी बात की थी आपने 2 अर्ध गुणसूत्र या 2 क्रोमेटिड्स की, या आपने 4 कैसे कर दिए? तो ये सोचने की बात है। अगर आपको पहले का कुछ डायग्राम याद हो तो अपन ने एक डायग्राम बनाया था ऐसे, ये तो सेंट्रियोल है, ऐसा एक डायग्राम बनाया था अपन ने। फिर उसके चारों तरफ अपन ने एक उसकी पेलिकल भी बनाया था, जिसे बोलते हैं तनुत्वक, ऐसे। यह है इसका सेंट्रियोल। अब यहां पे आप देखो, अपन बात कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, यानी समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र कौन से है? ये समजात गुणसूत्र है। एक तो इसका ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला भाग जो है ये इसके समजात है, यानी एक ही जाति का है, इसलिए समजात गुणसूत्र कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यह एक ही सेंट्रियोल से जुड़े हुए। अब ध्यान दो कि मैंने 4 क्रोमेटिड्स का नाम लिया है। पहले इसको समझो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स 2 अर्ध गुणसूत्र, 2 आधे गुणसूत्र, यानी एक तो ये वाला भाग, एक ये वाला भाग, अर्ध गुणसूत्र हो गए। तो इसमें बोल रहा हूं कि 4 अर्ध गुण क्रोमेटिड्स, 1 2 3 4, 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। ये अर्ध गुणसूत्री हुआ क्रोमेटिड, ये भी अर्ध गुणसूत्री हुआ क्रोमेटिड, ये भी अर्ध ही हुआ। या फिर ऐसे नहीं समझ के आप ऐसे समझो, इसमें 2 अपन को फाइबर दिख रहे हैं, 2 तो ये वाले, 2 ये वाले, 4 हो गए। इसमें भी 2 ये वाले, 2 ये वाले, 4 हो गए। तो अपन को पहले से पता है कि जो गुणसूत्र है वह 2 अर्ध गुणसूत्रों, यानी कि इस वाले भाग को देखें अपन, ओनली इस वाले भाग को देखें तो इसमें अपन को 2 सूत्र एक दूसरे पे लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिनको अपन बोल क्या रहे थे पहले, जब अपन ने गुणसूत्र की संरचना पढ़ी थी तब अपन बोल रहे थे उनको अर्ध गुणसूत्र या क्रोमोसोम धागे। ठीक है, तो इस एक क्रोमोसोम की अगर बात करें अपन, तो इसमें 2 तो ये क्रोमेटिड ये हो गए और 2 ये हो गए, तो इसलिए 4 क्रोमेटिड।
इसका समजात कौन सा हुआ, ये वाला, तो इसमें भी कितने हो गए, 4 क्रोमेटिड। तो इसीलिए मैंने यहां पे जिक्र किया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक युग्म एक्सिस बना रहा है, जिसके होमोलोगस क्रोमोसोम में 2 अर्धगुणसूत्र, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम कौन सा हुआ, ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें 2 क्रोमेटिड्स ये वाले और 2 ये वाले, इसलिए मैंने यहां पे लिखे हैं 4। तो ये चारों जो क्रोमेटिड्स हैं आपस में मिलकर एक युगल की अक्ष बनाते हैं, जो डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। अपन को पहले से पता है कि गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर ही बने हुए होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये तो अपन ने एक्सिस की बात कर ली, अब डायग्राम बना लेते हैं अपन, ताकि अच्छे से समझ में भी आए। डायग्राम ध्यान से देखना। लैंप ब्रश, ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स का अपन डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। बिना डायग्राम के बिना किसी पॉइंट को समझना आसान नहीं होता। फिर भी अगर अपने मान लो समझ में आ भी जाता है तो क्लियरिटी आ जाती है डायग्राम के थ्रू। तो आप देख सकते हो यह जो क्रोमोसोम है, यह एक लैंप को साफ करने वाले ब्रश के समान, या अपन लैब में परख नली को साफ करते हैं जिस ब्रश से, वो भी ऐसे ही अपन को दिखाई देती है। अगर आपने लैब में देखी हो तो, अगर नहीं देखी हो तो ये चीज़ आपके लिए नई हो सकती है। इसमें आप देख सकते हो कि एक अक्ष बनाई है मैंने, उसके दोनों तरफ 2 लेटरल लूप्स शो किए हैं, पार्श्व लूप। एक तो ऐसे हो सकता है, अगर इसी को अपन आवर्धित करके देखें तो कैसा दिखाई देगा, यह है एक्सिस। ये आवर्धित किया हुआ डायग्राम है, जिसमें अपन को लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स की मेन एक्सिस यानी मुख्य अक्ष और उस मुख्य अक्ष की पार्श्व दिशा में लगे हुए लूप दिखाई देंगे, जैसा कि इस डायग्राम में मैंने बनाया है। ये देखो, अब इसका नामांकन करते हैं अपन। ये तो है लूप्स, ये है डीएनए एक्सिस, ये है जहां पे ये लूप लगे हुए हैं उस भाग को कहते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर, ठीक है।
तो ये डायग्राम आप ध्यान से देख सकते हो, जिसमें एक ये एक्सिस है, यह एक्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स की एक युग्म हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक युग्म द्वारा बनी हुई होती है, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम 2 अर्धगुणसूत्र, एक ये वाला आधा और एक ये वाला आधा से काइज मेटर द्वारा जुड़ी हुई होती है, अर्थात 4 दो तो इसके और 2 इसके अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड्स मिलकर एक युगली की मुख्य अक्ष बनाते हैं, जो डीएनए लिखा है मैंने, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। ये अपन ने बात कर ली मुख्य एक्सिस की। अब सेकंड नंबर पे अपन बात करेंगे लेटरल लूप्स की। किसकी? पार्श्व लूप, जिन्हें बोलते हैं लेटरल लूप। ये वाले जो बहुत सारे बनाए अपने, ये वाले। तो लेटरल लूप्स का अपन ये बताएंगे कि लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स की मुख्य अक्ष पर अनेकों लूप्स निकले हुए अपन को दिखाई देते हैं, ठीक है, जिनकी उपस्थिति के कारण यह क्रोमोसोम्स लैम्ब ब्रश के समान दिखाई देते हैं। ये उपस्थित हुए इसलिए इन क्रोमोसोम्स की संरचना कैसी दिखाई दी अपन को? लैम्प को साफ करने वाले ब्रश के समान, ठीक है। यह जो लूप्स है या यह जो लूप है मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से निकल रहे हैं, ये जिस बिंदु से निकल रहे हैं उस बिंदु को कहते हैं क्रोमोमियर। क्रोमोमियर कौन सा भाग था? जहां पे जीन्स उपस्थित होते हैं, वो यही तो भाग था। तो जिस बिंदु से ये लूप निकले रहते हैं उस भाग को कहा जाता है क्रोमोमियर। तो प्रत्येक क्रोमोमियर से एक जोड़ी अर्थात 2 लूप या 2 लूप्स एक्सिस के दोनों ओर, ये जैसे मान लो कि ये क्रोमोमियर रीजन है, इसके दोनों ओर एक येरा, इस क्रोमोमियर की बात करें तो एक येरा, तो एक जोड़ी हो गया, एक्सिस के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। कई बार इनकी संख्या जो है 8 से 9 तक भी हो सकती है। यहां तो 2 ही दिखाए हैं, लेकिन कई बार यहां पे 2 ना होकर यानी एक जोड़ी ना होकर यह 8 से 9 जोड़ी भी हो सकते हैं, या 8 या 9 की संख्या में भी हो सकते हैं। और एक कंप्लीट लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम्स की बात करें तो उसमें लगभग 1000 से 10,000 तक यह लूप्स पाए जाते हैं, ठीक है। कितने? 1000 से 10,000 तक ये लूप्स पाए जा सकते हैं एक पूरे क्रोमोसोम, लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम की बात करें तो, ठीक है। इन लूप्स के पास का एक्सिस का क्षेत्र, यानी कि ये जो एक्सिस का बनाया है लूप के पास का एक्सिस का क्षेत्र, ये वाला, यह आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रोएदार, आरएनए व प्रोटीन से मिलकर बना हुआ रोएदार अर्थात फजी टाइप। ये जो मैंने जिग सा बनाया है एक्सिस के पास लूप को, ये इसी कारण बनाया है क्योंकि ये वाला जो भाग है यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए रोएदार दिखाई देता है, रोए से उगे दिखाई देते हैं। रोएदार को बोलते हैं अपन फजी टाइप बना हुआ, या फजीदार या रोएदार अपन को दिखाई देता है ये वाला भाग। तो इस तरह से अपन लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम्स के डायग्राम बनाकर उसके मुख्य 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो मुख्य एक्सिस है और पार्श्व दिशा में निकले लेटरल लूप्स है या पार्श्व लूप्स है, जिनको आसानी से अपन समझा सकते हैं। तो ये थे लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम्स और उनमें मुख्य 2 भाग, मुख्य अक्ष और लेटरल लूप्स। क्लियर है? तो ये अपने क्रोमोसोम्स की 2 टाइप्स आज कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें अपन मेगा क्रोमोसोम्स का।
किनका? मेगा क्रोमोसोम्स का नाम सुने। इससे पहले अपन ने पढ़े हैं महागुणसूत्र, यानी जिन्हें बोल रहे थे गेंट क्रोमोसोम्स या स्पेशल क्रोमोसोम्स, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं मेगा क्रोमोसोम्स। ये डायग्राम आपको ऐड करना था। मेगा क्रोमोसोम्स। इससे पहले पढ़े थे अपन ने महागुणसूत्र, जिन्हें बोल रहे थे गेंट क्रोमोसोम्स या स्पेशल क्रोमोसोम्स। उसके अपन ने 2 टाइप्स पढ़े, कौन कौन से? पोलेटीन और लैम्ब्रस। अब है मेगा क्रोमोसोम्स। अब ये मेगा क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? मेगा क्रोमोसोम्स सबसे बड़े साइज के क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि पोलेटीन क्रोमोसोम और लैम्ब्रस क्रोमोसोम से भी बड़ी साइज के। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मेगा क्रोमोसोम्स हैं यह बड़ी साइज के क्रोमोसोम्स होते हैं। यह हाइब्रिड एनिमल्स की कुछ स्पीसीज जैसे हाइब्रिड एनिमल्स की कुछ स्पीसीज जैसे आपने एक नाम सुना होगा निकोटियाना की सेल्स में कुछ हाइब्रिड एनिमल्स बनाए हैं साइंटिस्ट ने। उनकी ही कुछ स्पीसीज, फॉर एग्जांपल निकोटियाना की सेल्स में सामान्य क्रोमोसोम्स के स्थान पर लगभग 15 गुना बड़े क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यानी एक तो सामान्य क्रोमोसोम हो और एक 15 गुना अधिक बड़ा क्रोमोसोम हो, वो पाए जाते हैं, जो महागुणसूत्रों से पर्याप्त भिन्नता रखते हैं। जो अपन ने महागुणसूत्रों की बात की थी, फॉर एग्जांपल लैम्ब्रस क्रोमोसोम, इनसे पर्याप्त भिन्नता रखते हैं तथा यह अधिकतर हेटेरोक्रोमेटिन नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के? हेटेरोक्रोमेटिन नेचर के होते हैं, यानी कि अपन को ऐसे क्रोमोसोम्स अत्यधिक अभिरंजित या डार्क कलर के दिखाई देते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन अपन ने पढ़ा था, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन तो हल्के अभिरंजित क्षेत्र थे, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन गहरे अभिरंजित क्षेत्र थे। इसलिए यहाँ पे लिखा है यह हेटेरोक्रोमेटिन नेचर के होते हैं, यानी कि अपन को गहरे अभिरंजित क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल लिया है अपन ने स्पेशल हाइब्रिड एनिमल की स्पीसीज निकोटियाना, उनकी सेल्स में ये क्रोमोसोम्स मिलते हैं जो महागुणसूत्रों से पर्याप्त भिन्नता भी रखते हैं, यानी कि अलग दिखाई देते हैं। वो अलग कैसे दिखाई देते हैं उनका वर्णन किया है फोल्डेड फाइबर मॉडल द्वारा डुप्रा नामक वैज्ञानिक ने। वो कौन सा मॉडल है, कैसे समझाया है उन्होंने, उसको ध्यान से समझेंगे अपन। ये बना लिए होंगे आपने डायग्राम। मेगा क्रोमोसोम्स को समझाने के लिए डुप्रा नामक वैज्ञानिक ने एक मॉडल दिया था, फोल्डेड फाइबर मॉडल ऑफ क्रोमोसोम्स। फोल्डेड फाइबर, फोल्डेड का मतलब है वलन, फाइबर मीन्स तंतु, यानी कि वलित तंतु, गुणसूत्रों का वलित तंतु
प्रतिरूप या मॉडल। तो ये मॉडल डुप्रा नामक वैज्ञानिक ने 1968 ईस्वी में दिया था और उन्होंने बताया था कि ह्यूमन्स है, ह्यूमन की ल्यूकोसाइट्स सेल्स के क्रोमोसोम्स, जो इंसान है उनकी जो ल्यूकोसाइट सेल्स है यानी कि WBC, इरिथ्रोसाइट्स को RBC, ल्यूकोसाइट्स को WBC जो सेल्स है या जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं उनमें पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करके डुप्रा ने फोल्डेड फाइबर मॉडल प्रस्तुत किया था। डुप्रा ने ह्यूमन की ल्यूकोसाइट या WBC सेल्स के क्रोमोसोम्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा और उन्होंने फोल्डेड फाइबर मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार क्रोमेटिन बॉडी एक एकल DNA एवं प्रोटीन से बनी तंतु को बोलते हैं अपन फाइबर। ठीक है, तो डुप्रा ने यह बताया कि जो इन ल्यूकोसाइट सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं जिन्हें अपन क्रोमेटिन बॉडी बोल सकते हैं वह एक सिंगल DNA एवं प्रोटीन से बने तंतु होते हैं या फाइबर होते हैं। यह तंतु या फाइबर कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कुंडलन बनाते हुए पाए जाते हैं, जो आपस में लिपटकर 200 से 500 एंगस्ट्रम का तंतु बनाते हैं, यानी फाइबर बनाते हैं। यह तंतु आपस में लंबवत एवं अनुप्रस्थ रूप से लिपटा रहता है, लंबवत और अनुप्रस्थ रूप से आपस में लिपटा हुआ रहता है। इस मॉडल के अनुसार क्रोमोसोम्स में की प्रतिकृति, यानी जो क्रोमोसोम्स की जो प्रतिकृति है या जो DNA का रेप्लिकेशन है, इस क्रिया में DNA रेप्लिकेशन की क्रिया में DNA का संश्लेषण में क्या होता है? DNA का विकुंडलीकरण होता है, यानी कि DNA की दोनों जो चेन्स होती है वो एक जगह से टूटती है तो विकुंडलीकरण हो गया। अपने रेप्लिकेशन पढ़ा है पहले, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो विकुंडलीकरण होता है पहले, यानी दोनों स्ट्रैंड्स DNA के अलग अलग होंगे, तो दोनों स्ट्रैंड्स पर नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनना स्टार्ट होगी, नई न्यूक्लियोटाइड चेन्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डुप्रा ने इस मॉडल के आधार पर इसके कुछ मुख्य 2 पॉइंट्स बताए। ये जो DNA रेप्लिकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम में जो रेप्लिकेशन हो रहा है, उसके मुख्य 2 पॉइंट बताए। पहला तो ये बताया कि DNA फाइबर सुपर कोइलिंग द्वारा $80 से $100 एंगस्ट्रम टाइप का ए फाइबर बनाता है। यानी कि जब डुप्रा ने ये बताया कि जब
गुणसूत्रों में रेप्लिकेशन की क्रिया होती है या डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रतिक्रिया या क्रिया चल रही होती है, तो उस टाइम डीएनए के दो जोनो स्ट्रैंड्स होते हैं, उनमें विकुंडलीकरण होता है और प्रत्येक स्ट्रैंड पर नए नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उस टाइम डीएनए जो फाइबर है उसमें सुपर कोइलिंग होती है, यानी कि अति कुंडलन होता है, यानी कुंडलन बहुत सारा बनता है, जिसमें 80 से 100 एंगस्ट्रम का टाइप ए प्रकार का फाइबर बनता है। फिर जो टाइप ए फाइबर है उसमें फिर से कोइलिंग होगी और वह 200 से 350 एंगस्ट्रम का बी टाइप का फाइबर बनाता है। यानी कि ये जैसे कुंडलन खुल गया डीएनए का, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए जो पहले कुंडलन बनाते हुए थे, यहां पर अपन को पता है कि नए न्यूक्लियोटाइड चेन्स बनेगी यहां पे ऐसे। ठीक है, तो इस टाइम क्या हो रहा है कि डुपरा ने ये बताया कि ल्यूकोसाइट सेल्स के क्रोमोसोम्स में रेप्लिकेशन के दौरान विकुंडलीकरण जब होता है डीएनए का, तब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स बनती है, जिसमें से डीएनए का जो फाइबर है, ये वाला फाइबर, यह है सुपर कोइलिंग या बहुत अधिक कुंडलन द्वारा 80 से 100 एंगस्ट्रम का टाइप ए प्रकार का फाइबर बनाता है। और ये जो ए टाइप का फाइबर बना है 80 से 100 एंगस्ट्रम का, यह पुनः सुपर कोइलिंग द्वारा कुंडलित होकर 200 से 350 एंगस्ट्रम का टाइप बी का फाइबर या तंतु बनाता है। यानी कि ये जो नए स्ट्रैंड बन रहे हैं, यह इस मुख्य गुणसूत्र डीएनए के भाग से या गुणसूत्र से अलग नहीं होंगे। तो इनकी आकृति बहुत विशालकाय हो जाएगी कुंडलन बनाते रहने के कारण। तो कैसे दिखाई देंगे उसका एक डायग्राम बना देता हूं आपके सामने ताकि और क्लियरली समझ में आए। ये पॉइंट वैसे तो उतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो कि आपके एग्जाम में पूछ ले तो अपन को पता होना चाहिए कि कौन से वैज्ञानिक ने दिया और इसके बारे में क्या बताया। जैसे ये कोई डीएनए का या गुणसूत्र का भाग है, ठीक है, तो इसमें जब विकुंडलीकरण होगा रेप्लिकेशन के टाइम, तो क्या होगा, एक तो इस स्ट्रैंड पे बना ये, एक ये, यानी कि अपन इनको बोल सकते हैं डॉटर फिलामेंट्स या डॉटर फाइबर्स। ऐसे ये तो मैंने बहुत कम बनाए हैं, जबकि इनकी जो कोइलिंग होती है वो ऐसे होती है। अपन समझ भी नहीं सकते कि कितनी हार्ड सुपर कोइलिंग होती है इनमें, ऐसे बिल्कुल सांप के जैसे। ऐसे अपन इन्हें बोल सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ऐसा इधर भी बना सकते हैं अपन। आप भी सोच रहे होंगे सर ने पता नहीं कैसा अजीब सा डायग्राम बनाया है, लेकिन रियल में ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मेगा क्रोमोसोम्स, ये ऐसे ही दिखाई देते हैं। ये लो, इन्हें अपन बोल सकते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये मेन क्रोमोसोम्स हो गया, ये दोनों तरफ सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए। तो अपन देख सकते हैं कि डीएनए या क्रोमोसोम का जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, तो अपन जानते हैं कि डीएनए संश्लेषण में विकुंडलीकरण होता है पहले, तो उसके बाद जो नई पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनेगी उनमें सुपर कोइलिंग होगी। सुपर कोइलिंग देख सकते हैं अपन,
जिसके कारण इसमें दो प्रकार के सूत्र बन रहे हैं। एक तो 80 से 100 एंगस्ट्रम का, 80 से 100 एंगस्ट्रम का पुनः सुपर कोलिंग बनाकर 200 से 350 एंगस्ट्रम का टाइप बी का फाइबर बना रहा है, जिसके कारण ये क्रोमोसोम्स अपन को बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। इसीलिए इनका नाम क्या रखा, मेगा क्रोमोसोम्स। ये स्पेशली कहाँ पे देखे गए, डुपरा ने ह्यूमन ल्यूकोसाइट की सेल्स में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जब देखा तो उनको ऐसे क्रोमोसोम्स दिखाई दिए। अपन इनको नाम दे सकते हैं, जैसे टाइप ए हो गया, ये टाइप बी हो गया, जैसे भी आपको सेम डायग्राम मिल जाएंगे आपके नोट्स में। तो ये था डुपरा द्वारा दिया गया फोल्डेड फाइबर मॉडल ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है? तो ठीक है, इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।